के 3 रोजा दौरे पर हैदराबाद हाउस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सुल्तान का किया शानदार इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत। पार्लियामेंट्री के सिक्योरिटी चूक पर राहुल गांधी का बयान। मरकजी हुकूमत के पॉलिसियों पर सवालात किए खड़ा। कहा मुल्क के नौजवान है बेरोजगार। और विजय दिवस के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। 1971 की फतह को किया जा रहा है याद। जहां बाग फौजी एहलकारों को खराज अकीदत किया जा रहा है पेश। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हाशिम बिन तारिक के दरमियान बातचीत हुई। हैदराबाद हाउस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओमान के सुल्तान का पुरजोश इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू के एजेंडे में बाहमी ताल्लुकात और दुतरफा ताउन और इश्तराक भी शामिल रहा। बता दें कि सुल्तान कल 3 रोजा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। उनके साथ आलस्ता का एक वफ्द भी है जिसमें सीनियर वजीर और हुकाम भी शामिल है। सुल्तान का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाकायदा इस्तकबाल किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सुल्तान का खैर मकदम किया। बता दें कि सुल्तान हाशिम बिन तारिक का भारत का पहला सरकारी दौरा है। दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात में ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ारत खारजा का कहना है कि इस दौरे से भारत और ओमान के दरमियान तवील अरसे से चली आ रही दोस्ती और ताउन मजीद मुस्तहकम होगा और बाहमी रिश्तों को तक़वियत मिलेगी। ओमान के सुल्तान अपने क़याम के दौरान सदर मुर्मू से मिलेंगे। आज शाम नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकात करेंगे और भारत और ओमान की दोस्ती और ताउन और इश्तराक की एक तवील तारीख है जिसकी बुनियाद बाहमी एतमाद और एहतराम और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान रिश्तों पर मबनी है जो सदियों से चले आ रहे हैं। दोनों देशों के डेलीगेट्स, आप सभी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज का दिन भारत और ओमान के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज 26 साल के बाद ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पर भारत आए हैं और मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को आपके स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सदियों से भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है। इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं। आज हम एक नए इंडिया ओमान ज्वाइंट विजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर को एडॉप्ट कर रहे हैं। इस ज्वाइंट विजन में 10 विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस एक्शन पॉइंट्स पर सहमति बनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ज्वाइंट विजन हमारी साझेदारी को एक नया और आधुनिक स्वरूप देगा। मुझे खुशी है पक्षों के बीच सीपा एग्रीमेंट पर चर्चा जारी है। इस वार्ता के 2 राउंड सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। मैं आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस एग्रीमेंट को साइन कर पाएंगे, जिससे हमारे आर्थिक सहयोग में
एक नए अध्याय का जुड़ना हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर भी भारत और ओमान करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता में ओमान के सुल्तान हशम बिन तारिक के हिंदुस्तान के दौरे पर खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा कि सुल्तान का ये दौरा अहम है क्योंकि वो G20 में भी शरीक रहे। उन्होंने कहा कि ओमान हिंदुस्तान की तरफ से G20 में मदऊ किए गए 9 ममालिक से एक था और हिंदुस्तान ओमान के साथ खुसूसी ताल्लुकात रखता है। उन्होंने कहा कि ओमान के साथ आज हमारे ताल्लुकात एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हुए। Most recently, in our exchanges of the last few years, the Prime Minister Shri Narendra Modi ji had visited the Sultanate of Oman in February 2018. The visit by His Majesty is also important as it follows Oman's very successful participation as a special guest country in the G20 during India's presidency and their participation particularly at the summit of the G20 in September this year. Oman was one of the 9 countries invited by India as special guest, which itself reflects the importance and significance attached by Government of India to this relationship. India shares a special relationship with Oman, anchored in old history of contacts between our people. Today our relationship has evolved into a strategic partnership characterized by strong cooperation across a range of areas in diverse fields. India and Oman are partners for maritime security in the Western Indian Ocean. Both sides आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी चूक को लेकर कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिक्योरिटी में कोताही हुई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मुल्क में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और इस वाक़े की वजह बेरोजगारी और महंगाई है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, बट पीछे तो पहले कैमरा क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने धनीपुर जिला फैजाबाद में बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ अराजी दी थी, ताहम अभी तक उसकी तामीर के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया है, जो कि अफसोसनाक बात है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर तैयार है और इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करेंगे। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर एतमाद खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वहां राम मंदिर की तामीर की शुरुआत हुई तो उसके इवज में 5 एकड़ जमीन दी गई धनीपुर, जो जिला फैजाबाद में वाक़ है। कई साल गुजरने के बाद भी वहां पर अभी कोई तामीर का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका इफ्तिताह करेंगे। और मस्जिद, जो सरकारी मस्जिद है, उसमें मुकम्मल तरीके से इजाजत दी गवर्नमेंट ने, मगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई है। और दूसरी तरफ पूरे देश में चंदा करने की अपीलें की जा रही हैं कि मस्जिद तामीर करने के लिए लोग जो है डोनेशन दें। और अभी जैसा कि जानकारी मिली है कि रमजान शरीफ में मक्का शरीफ के इमाम तशरीफ लाएंगे और मस्जिद का संग बुनियाद रखेंगे। ये इतना तवील अरसा गुजर गया और मस्जिद की तामीर में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, यह नहायत ही अफसोसनाक बात है।
हिंदुस्तान के मुसलमानों का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भरोसा उठ चुका है और अब ये लायक एतबार इदारा नहीं रहा। क्या ही बेहतर होता कि मक्का शरीफ के इमाम को बुलाने के बजाय 22 जनवरी को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं तो उन्हीं से गुजारिश की जाती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मस्जिद का संग बुनियाद रखवा दिया जाता। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव आज यूपी के कनौज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौका पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के कहने और करने में फर्क है। उन्होंने यूपी के हवाले से बात करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए यूपी हुकूमत ने खर्च किए, ताहम अभी भी उनको जमीन की तलाश है। अखिलेश यादव ने अपोजिशन पार्टियों को एक होने की अपील की। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। ये केवल 24 तक हैं और 24 के बाद क्या होगा वो आप जानते हो क्या होगा। ये केवल दिखाने के लिए है, जो कहावत है ना वो वही है कहावत, ये केवल दिखाने के लिए है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आपने कही है, मध्य प्रदेश में ये कहा गया और अखबारों में आज भी निकल रहा है, सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है कि जो लाडली योजना थी उसकी वजह से सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि महिलाओं का वोट ज्यादा मिला। अब आप खुद कल्पना करिए कि लोकतंत्र में जिस नेता की वजह से सरकार बनी हो वही मामा दुखी हो, मामा को दुखी करना ये अच्छी बात नहीं है। और इसका परिणाम जो आने वाला है तो वो आने वाले समय में 24 को आप देख लेंगे। 24 में मैंने कई मौकों पर कहा कि जिस तरह का परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है। जहां कहीं टीवी पे, अखबार में या और लोगों से जो सुनने का मौका मिला है, सभी ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। तेलंगाना में बीआरएस की पार्टी की सरकार थी, उसे हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी। समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी उसकी समीक्षा की है चुनाव की, उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती थी और कुछ योजनाओं को लाभ पहुंचा, इसलिए सरकारें बनी। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव होगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 में हिमाचल प्रदेश की आवाम ने बीजेपी को 4 सीटें जितवाई और
वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उन्होंने कहा कि उसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने 4 सीटें हिमाचल से जीती और वज़ीर-ए-आज़म फिर से नरेंद्र मोदी फिर से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के अवाम इस बार हैट्रिक करेगी और दिल्ली में फिर से वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत आएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत की हैट्रिक होगी और कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी। क्योंकि हिमाचल में खड़े आदरणीय अध्यक्ष जी 2014 में भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने जिताई और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2019 में भी 4 सीटें जिताई, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब की बार फिर हिमाचल की जनता हैट्रिक बनाएगी और मोदी सरकार दिल्ली में बनाएगी। भाजपा की हैट्रिक लगेगी, भाजपा की जीत की हैट्रिक होगी तो कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी। और आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास भी दिलाना कि अपने गृह राज्य में हमें चारों की चारों सीटें जिताकर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना हैट्रिक होगी। आगे बढ़ते हैं। अदालत ने कनौज में 2 बच्चों का कत्ल करने वाले साइको किलर रामजी वर्मा की सजा पर शामदेर गए फैसला सुनाया। खुसूसी जज ने मुलजिम को उम्र कैद और 32,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फर्रुखाबाद जिला के गंज कस्बे में रहने वाले साइको किलर ने गुज़िश्ता साल गुरसाई गंज कस्बे के रहने वाले एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था और उसके बाद और एक लड़की से ज्यादती की थी और लड़की को PWD गेस्ट हाउस के पीछे झाड़ियों में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी आज ने सजा सुनाई गई। लगभग 6 माह पहले गुरसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अपराध कार्य किया था। अब ये रामजी वर्मा बहुत ही शातिर किस्म का था, जिससे सभी साक्ष्य पूर्ण होने के बाद में, जैसा कि अभी हमारे साथी अधिवक्ता नवीन कुमार द्विवेदी जी ने बताया, तो अभियुक्त को 376A में आजीवन कारावास, उसका मतलब है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक, और धारा 307 में भी आजीवन कारावास की सजा के साथ 32,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। आज के निर्णय से हम लोग बहुत ही। सहारनपुर जिला के गंगवा इलाके में आज अलग अलग सड़क हादसात में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा गंगू चौशाना रोड पर पेश आया, जिसमें धुंध के बायस मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान जबरदस्त तसादम हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 22 साल अकरम और 18 साल साबिर जाम बहक हो गए। दूसरा हादसा 2 भाइयों के साथ पेश आया, जो गाठमपुर गांव से हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ने आ रहे थे। इस हादसे में उनके बेटे अनस और अनम दिलशाद की मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें अनस की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई अनम जख्मी हो गया, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जी, आज प्रातः लगभग 3:40 पर सुबह एक हमारे पास 3 घायल व्यक्ति आए थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, जिनके नाम सुनील सन ऑफ जगदीश उम्र 48 साल निवासी मोहड़ा, और श्याम सिंह सन ऑफ हरीरा उम्र 78 साल निवासी मोहड़ा, व परविंदर सन ऑफ रमेश 48 साल निवासी मोहड़ा। ये तीनों प्रातः 3:40 पे हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आए थे, जिनमें से सुनील और श्याम सिंह जो गंभीर हालत में थे, उनको हमने प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया, और जो परविंदर थे उनको यहीं से हमने डिस्चार्ज किया। उसके अलावा सुबह 9 बजे भी हमारे पास 2 घायल आए थे, जिनका नाम अनस सन ऑफ दिलशाद उम्र 17 साल निवासी घाटमपुर, अनम सन ऑफ दिलशाद निवासी घाटमपुर। ये दोनों हमारे पास सुबह लगभग 9 बजे इमरजेंसी में आए थे। इनमें से जो अनस है उसकी हालत सीरियस थी एंड दूसरे को भी चोटें थी, और दोनों को हमने प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया। एंड एक 9:25 पर हमारे पास ब्रॉड डेड आया था इमरजेंसी में, जिनका नाम अकरम सन ऑफ इकबाल उम्र 26 साल निवासी कुंडाकला, और एक 9:55। चलिए, बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।